हाय तैयार कर ऋचा बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वो घर के लिए निकल चुके हैं। ओह लगता है जल्दी भूल गए। चलो उनका घर तो रास्ते में ही देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस की तो बदलनी पड़ेगी। सोचते हुए ऋचा ने बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। लेकिन डैडी, मैडम ने दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद ऋचा ने रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है। इसे इस तरह इसे से निकाल कर करेंगे। पलक झपकाते ही ऋचा ने सवाल हल कर दिया। हाँ, मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही सिखाया था। ओ, खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब आपके कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो। मुझे कुछ काम है। आप यहाँ। उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका अक्सर कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी। मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइल चेक करवा कर ऋचा जाने लगी तो उदय बोल उठे। मैं अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी। पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा के उत्साही से बोलते समय ऋचा ने ही यही नहीं सोचा था कि यह आज प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करे। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही घर आ जाना। बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। ऋचा फंस गई थी। आप तो फीस लेंगी, मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़ो, इतना वक्त हो गया, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने ईमेल पर झमेल। इसे घर आने के बाद चैन नहीं है। अंदर कदम रखते ही शिकायतें का पुलिंदा। उदय को लगा कि वो आवेश में कुछ ज्यादा ही भूल गया, इसलिए उसने बीच में ही बात को रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। ऋचा ने पास स्वीकृति की गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वो अपने रूममेट स्वाति के सचमुच बिखर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से मनाकर चलने में ही समझदारी है, जब तक वो उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया। देर तक ऋचा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत कराती रही। घर से दूर इस घर में दोनों से ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन चले इस क्रम में ही ऋचा के सचमुच वो घर में खाली काफी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी मालकिन काफी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उसकी त्योरियां चटी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऋचा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा परम प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी को निवेश स्वयं ज्यादा देर तक ऑफिस की फाइलों में डुबाए रखते। हाँ, 10 वर्षीय ओजन पर केवल पढ़ाई में अच्छा था, मगर अन्य गतिविधियों में रुचि रखता था और ऋचा के इस बारे में विचार विमर्श करता था। घर के उबाऊ बड़े वातावरण से निर्मल भी वो भी पढ़ाई भी खेलकूद कंप्यूटर आदि में मस्त रहता था। ऋचा की उसकी अच्छी चलने लगी। लेकिन चौथे दिन ही मालिनी मैडम ने उसे अल्टीमेट पकड़ दिया। शाम को उधर पर खेलने का समय होता, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करो। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, वो बोली। वो मैं उदय से बात कर लूंगी। ऋचा के सचमुच फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर स्वाति के सम्मुख खींच निकालने के लिए अथरू को कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफी अच्छा था। कल उदय का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ आएगा। ऋचा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आगरा और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वो इनकार नहीं कर गई। खूब सारे चॉकलेट और गेम्स की सीढ़ी पाकर ओकेजन खुशी से उछल पड़ा। वो कंप्यूटर पे मस्त हो गया और ऋचा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेर नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष मेहमान के बैठक में सजाने को ऋचा को पूरा सहयोग दिया। मालिनी उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसके अंगूठ सामने ऋचा के दिल खोलकर तारीफ की। उदय और मालिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच ही नहीं सकता कि कितना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे की बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक ऋचा स्वाति को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं है, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खींचे खींचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ आएगा। अभी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। स्वाति करवट बदलकर लेट गई तो ऋचा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से ऋचा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वो पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही ऋचा को पता चला कि मालिनी मैडम काफी अमीर और प्रेस्टीज घराने की है, जबकि बॉस एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता
तय हुआ होगा। ऋचा ने कयास लगाया। उस दिन ऋचा उसे पढ़ाने के पहुंची तो पता चला कि वो स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिक उत्सव की तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। ऋचा लौटने लगी तो माली ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऋचा ने मालिनी को तज छुई तो उसके बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टेबलेट देकर लौटने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। आत्मीयता से मालिनी तुम आ गई थी। ऋचा उसके दिल में दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और पूजा दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किसी पार्टियों में भी मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभी आज परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह से कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है। वो भी तो तर्क फरक से दूर, शांत, सीधे साधे हैं। ऋचा ने अपना मत रखा। हाँ, काफी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो। ऋचा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलत फहमी हो गई है, वो बोली। तुम गलत समझ रही हो। बैठो, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या उदय उस टीचर को भी कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? रिचा को बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन में वो पक रहा था। उदय एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी, जो उसे पसंद करते थे। लेकिन जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाए, इसलिए मुझे बुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती? खुद उदय ने बताया था। जब हम पहली बार अकेले मिले थे तो आपने शादी करने से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नजर में उदय जैसा सुदर्शन, स्वीकृत, शिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा कि उदय उस लड़की ने कि तो कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने के बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाए। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का घमंड था। मुझे लगा कि शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर ऋचा को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिससे मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम खुलकर साबित होने पे चोट खाई नागिन की भांति फिफर पड़ी। बात बात में उन्हें प्रभावित करने लगी। अपने पैसों का रौब दिखाकर उन पे हावी होने लगी, प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटने लगा। आज मैं उसकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या उदय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे? पूरी कहानी सुनने के बाद ऋचा का आत्मविश्वास लौट गया था। वह स्वयं को काफी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम। प्लीज ऋचा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पे अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिन में उस टीचर के लिए छूट-मूट स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो? आशा की एक किरण मालिनी की आंखों में ओंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। मालिनी ने भावव्यस्त में ऋचा का हाथ कसकर थाम लिया। वो अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, वो बोली। ऋचा की व्याकुल तो स्वाति से छुप न सकी। ऋचा ने सब कुछ बोल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनका पीड़ा देख ही नहीं गया। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच अवघड़ कर भी तो क्या? ऋचा की चिंता का कोई समाधान ना था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसीलिए ऋचा ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। ऋचा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबा दिया था। उस दिन ऑफिस से निकलते बहुत अंधेरा गिर गया था। उदय ने ऋचा को घर छोड़ देने का प्रस्ताव न रखा, क्योंकि आखिर बस भी निकल चुकी थी। ऋचा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी थी। आखिर उदय ने भी मौन तोड़ा। ओजस और मालिनी के फोन आते रहते हैं। दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उनपे। ओजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ओजस, स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार मालिनी के बहुत दिन लगा दिए हैं। हमेशा तो जल्दी लौट आती थी। कुछ ख्याल नहीं है मेरा।
आपको है। आक्रोश में जाने कैसे ऋचा के मुंह से निकल गया। क्या क्या कहा तुमने? मैं मालिनी का ख्याल नहीं रखता। सॉरी सर, गलती से। मालिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? पिछले कुछ समय से मैं उससे आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका ईमान दर्प सब कहीं खो सा गया है। एक टूटने से महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई वो पलंग, ना कोई अवनेना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग उधर काफी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ ऋचा, कोई परेशानी है उसे? मैं उस दस का परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे। उदय भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर, ऋचा ने कहा। नहीं गया। कौन? शायद तुम मोना की बात कर रही हो। मालिनी ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा हूँ। एक दिन स्टेशन पर देखा था उसे। मुठिया सी गई है। बच्चे को लेटाकर कर्कश आवाज में 5 रुपए के लिए कुली से झगड़ रही थी। हाँ, वो क्या ऊन होती है ना, नई नई जवानी, नई नई खुमारी। हर सुंदर लड़की प्रेम का नजर आने लगती है। मौसमी बुखार थोड़े समय बाद सब उतर गया। आश्चर्य है मालिनी अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला तो लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यही रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कमरे में पहुंचते ही ऋचा स्वाति के सचमुच फट पड़ी। अजीब मलम लल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? स्वाति चकित थी। अरे वही मेरा बॉस। बीबी के बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे फोन करके नहीं कह सकता। मालिनी डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऋचा, तुम्हारा पर्स कार में ही रह गया था। उदय को दरवाजे पे देख ऋचा और स्वाति ने होश ही उड़ गए। निम्र भाव से उदय ने ऋचा को कांपते हाथों से पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। स्वाति ने ऋचा को ढाल बजा चाहा, लेकिन ऋचा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया क्या? मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं है। बस मेरी दीदी के चेहरे पे मुस्कान खिलाए। अगले दिन ऋचा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्टि दी और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका दिमन पत्र लेकर आया होगा। सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम का यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वो अपनी फैमिली को लेने गए हैं। ऋचा की सांस हलक से अटक गई। लिफाफे में उसी के नाम थे। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक ही शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर से लल्लू गौरम। ऋचा के चेहरे पे अनायास की मुस्कान खिल उठी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास ऐसी भी कोई भी कहानी है तो मुझे आप ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।